सभी को जय हिंद। अगर आपको सुबह के कौन सा? सब्जेक्ट में जैन साहब। अगर कुछ लगता है, कुछ समझ में ना आया हो, तो आप पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करूंगा उसको दोबारा समझाने की। हेलो। हाँ जी। जी सर, जय हिंद सर। सर मेरा नाम तीरथपाल सिंह राठौड़ है हाँ और जी। मैं सर शूटर हूँ सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि सर जैसे अपन जो आपने सुबह बता रहे थे, जो इन्वायरमेंट चेंज होता है, कितनी बार अपन बाहर जाते हैं टूर्नामेंट खेलने के लिए, तो सर उस इन्वायरमेंट में अपन कैसे उस चीज को अच्छे से खेल पाए। जैसे क्या, जैसे बाहर का जो मौसम होता है उसमें तो फिर भी चलो अपन देख लेते हैं, चलो अपन को पहनने करने का ये चीजें अपन को थोड़ा बहुत ध्यान रखना है। पर जब इंडोर हमारा जो 10 मीटर जो शूटिंग होता है और 50 मीटर जो होता है, जो इंडोर ही हमेशा होता है, उसमें सर कैसे क्या उस चीज को करें, क्योंकि ट्रिगर को ऑपरेट करते समय हाथ पैर बहुत ज्यादा सुन्न हो जाते हैं सर। हाँ जी। देखिए, इसमें ऐसा है, अगर मान लो शूटर इंटरनेशनल खेलने के लिए जा रहा है और वो जहाँ ठंडा एरिया वहां पे जा रहा है, सर्दी है और यहाँ पे गर्मी है, तो इसके लिए देखो, हमने यहाँ आर्मी में तो रेंज के एक साइड में जैसे 50 मीटर रेंज है, 10 मीटर चलो एसी चल रही है, इतना ज्यादा फर्क नहीं पड़ता, जैसे 50 मीटर रेंज है, तो हमने एक अलग से एक केबिन बना रखा है, उसमें एसी वगैरह लगा के, मतलब कोल्ड रूम टाइप में बना रखा है कि वो उसमें मतलब कि ज्यादातर एलिट शूटर जाएंगे एक या दो इंटरनेशनल खेलने के लिए, तो उनके लिए अलग से वो इन्वायरमेंट देने की कोशिश करते हैं कि वो वैसा सेम माहौल मिले उसको। नंबर दो, अगर आप हो सकता है कि नॉर्थ साइड में कहीं जहाँ ठंड पड़ रही हो वहां पे आप करवा सकते हैं, अगर कहीं रेंज अवेलेबल लग रहा है आपको। नहीं तो आप उसी कंट्री से मिलता जुलता किसी दूसरी कंट्री में ट्रेनिंग के लिए, वो तो एनआरआई भेजती भी है वैसे, अगर जैसे ओलंपिक वगैरह लिए जाते हैं तो पहले भी प्रैक्टिस के लिए भेजते हैं, जैसे अभी भी ओलंपिक और पेरिस में जाएंगे बंदे, तो वो होता है। और जैसे खाने का आवाज मोटी प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे बंदे वेजिटेरियन है, कुछ लड़के होते हैं जो नॉन वेज नहीं खाते और उनको दिक्कत आती है, तो उनको पहले से अपना वो प्लानिंग करके चलना पड़ेगा कि मुझे खाने के लिए क्या क्या ले जाना पड़ेगा, जैसे एमआरआई राशन वगैरह कुछ ऐसा होता है कि रेडी टू ईट होता है, चावल लेके चले गए या फिर कुछ और ऐसा, मतलब कि लेके चले जाओ वहां पे अपना नॉर्मल अपना बना के और खा लें वो। और उसमें ये ध्यान रखना पड़ेगा कि एनर्जी भी लो नहीं होनी चाहिए, ये नहीं कि मैं मैगी बना के खा रहा हूँ और 5 दिन बाद मेरा मैच है, मैं डेली मैगी मैगी खा रहा हूँ, लास्ट में लग रहा है कि मेरे शरीर की एनर्जी डाउन हो गई। तो उन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा और इसी हिसाब से हमारे को प्लानिंग बनानी पड़ेगी पहले। तो वो उसमें हम शूटर की हेल्प कर सकते हैं वो प्लानिंग बनाने में। गुड इवनिंग सर। हाँ, गुड इवनिंग। जी सर, थैंक यू सर। सर, हाँ जी। हाँ, बोलिए। पूछिए अपना क्वेश्चन। सर इंडिविजुअल सेल्फ एनालिसिस जो आपने बताया था उसको एक बार फिर से आप एक्सप्लेन कर सकते हैं? हाँ जी। एक मिनट। इसमें हमने एक शॉर्ट करके एक सूत्र बनाया जिसमें स्ट्रेंथ वीकनेस अपॉर्चुनिटी थर्ड, तो इसमें हम और भी मतलब एक तरह का एक
डायरेक्शन दिया गया है कि इस हिसाब से हम शूटर का एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें आप और भी कुछ ऐड कर सकते हैं शूटर को देखते हुए। अब शूटर की स्ट्रेंथ में आप टेक्निकल, मेंटल और इसके साथ आप फिजिकल और टैक्टिकल भी ऐड कर सकते हैं, क्योंकि वो भी जरूरी है। अब फिजिकल का मैंने बताया, वो सुबह बताया था कि फिजिकल एज ए शूटर बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इतना ज्यादा नहीं कि जैसे बॉक्सिंग और उसमें होता है इंडोरेंस, उतनी जरूरत नहीं है, लेकिन एक स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज या एक स्ट्रेंथ अपने लड़के के अंदर, बच्चे में, शूटर के अंदर होना चाहिए वो, कि वो अगर 2 घंटा अपनी लेन के ऊपर खड़ा हो रहा है या राइफल की पोजीशन बना के खड़ा हो रहा है, तो उससे कहीं पेन नहीं हो रहा, कहीं खिंचाव नहीं आ रहा। क्योंकि आप देखते हैं कि पिस्टल शूटर राइट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है, वो ईट के साथ या पिस्टल के साथ होल्डिंग किया जा रहा है राइट हैंड से, लेकिन लेफ्ट हैंड को बिल्कुल छोड़ दिया। तो उसे क्या होता है, जो रीढ़ की हड्डी है वो हल्का हल्का, आप अगर देखोगे किसी शूटर को जिसको 2-2.5 साल प्रैक्टिस करते हो गए, हमने भी हमारे शूटरों में ये चीज देखी है, तो उसकी जो रीढ़ की हड्डी है वो हल्की सी टेढ़ी हो जाती है, क्योंकि वो राइट हैंड से ज्यादा मेहनत कर रहा होता है, लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नहीं कर रहा होता। आप देखना अपने शूटर को। तो ये फर्क उसको धीरे धीरे 2-3 साल में, मानता हूँ उसकी शूटिंग में इतना फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन जब वो एक अच्छे लेवल का शूटर बन जाएगा, इंटरनेशनल लेवल पे वो वर्ल्ड कप वगैरह खेल रहा है, मेडल ले रहा है, उस दौरान उसमें कहीं ना कहीं इंजरी की प्रॉब्लम आने शुरू हो जाएगी। तो फिर उसके समझ में नहीं आएगा कि मैं अभी इंजरी को रिकवर करूं या अपना उसको पकड़ के चलूं। तो मजबूरन उस शूटर को हमें ब्रेक देना पड़ेगा। तो जरूरी है कि हम शुरू से ही एज ए कोच होने के नाते शूटर का शुरू से ख्याल रखें और वो चीजें उसको शुरू से ही करवाएं। तो स्ट्रेंथ में, टेक्निकल में बताया मैंने आपको कि एक शूटर की, मेरा ए शूटर है या बी शूटर है, उसमें टेक्निकल ये है, स्ट्रेंथ पॉइंट है उसके, ये है गुड पॉइंट है कि उसका ट्रिगर रिलीज अच्छे से होता है, साइड को ठीक से देखता है, या जो एक सीक्वेंस है शॉट रिलीज करने का वो बहुत तगड़ा है। मतलब फॉर एग्जाम्पल, और भी आप अपने शूटर के देखोगे बहुत से चीजें उनकी अच्छाइयां मिलेंगी, अगर आप एक अच्छे तरीके से उसको पीछे बैठ के पूरा रीड करोगे, तो 1 दिन 2 दिन 3 दिन अगर कंटिन्यू आप देखोगे तो आपको पक्का पता चलेगा कि उसमें क्या क्या अच्छाइयां हैं और क्या क्या कमियां हैं। तो टेक्निकल में ये होगी। मेंटल में शूटर कैसा महसूस करता है मैच के दौरान, अगर आपका शूटर होता है, जैसे अभी मेरा शूटर अगर मैं पीछे बैठा हूं, तो उसको ऐसा महसूस होगा कि नहीं यार, मेरे सपोर्ट में मेरा कोच बैठा है, एक पॉजिटिव एनर्जी वो महसूस करेगा। लेकिन हो सकता है कि मेरे शूटर का और मेरे से कम्युनिकेशन गैप है, इतना अच्छा नहीं है, बॉन्डिंग नहीं है इतनी अच्छी, तो कुछ नेगेटिव भी हो सकता है कि शूटर बोले यार कहाँ से आके बैठ गया है। तो इतना होता नहीं है, लेकिन ये मैं एक बता रहा हूँ, ये एक नेगेटिव चीज है, लेकिन मैं बता रहा हूँ। तो वो चीजें हम शूटर से बात करेंगे, उसको महसूस करेंगे, तब पता चलेगा कि हाँ यार, कोच अगर मैं इसके पीछे बैठता हूँ तो इसको पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। सेम उसकी टीम आगे पीछे बैठ रही है, तब उसको पॉजिटिव एनर्जी मिल रही है। तो ये चीजें मतलब उसको बात करने से, उसको समझने से आपको पता चलेगा कि उसकी क्या क्या स्ट्रेंथ पॉइंट है। अब वीकनेस में सेम आपने वही चीजें देखनी है अपने शूटर की। इसमें आपने वो चीजें फिर बता रहा हूँ ऐड करना है, फिजिकल का और टेक्टिकल का। अपॉर्चुनिटी क्या क्या हमारे पास हैं अभी के माहौल को देखते हुए। इंटरनल, मैंने इसमें फॉर एग्जांपल माय मतलब वेपन, अम्युनिशन, इक्विपमेंट, जैकेट, जो भी मतलब सामान मेरे पास अवेलेबल है, प्लस फूड, तो ये इंटरनल होगी। एक्सटर्नल रेंज की अवेलेबिलिटी, कोच अवेलेबिलिटी, और प्लस वो कंफर्टेबल वो जोन, जो टाइम जोन है, जो मैंने बताया आपको सुबह बताया था कि एनआरआई ने डिटेल क्लियर कर दी, 1 हफ्ते पहले निकाल देते हैं कि इस बंदे का मैच शाम को 4 बजे होगा या 5 बजे होगा शाम को, और मैं प्रैक्टिस को मॉर्निंग में करवा रहा हूँ। तो उसको थोड़ा सा, इतना तो नहीं, लेकिन थोड़ा सा महसूस होगा, अगर वो इंटरमीडिएट या बिगनर शूटर है तो थोड़ा सा महसूस होगा कि यार इस टाइम में तो मैंने प्रैक्टिस की नहीं। हो सकता है वो दोपहर को उसने लंच ही ना किया हो, सुबह जल्दी आ गया हो, या फिर वो दोपहर को ज्यादा खा लिया हो और 3 बजे उसका मैच हो, तो टाइमिंग का वो हिसाब किताब पूरा ठीक से बैठा नहीं पाया हो। तो इसलिए प्लानिंग हम 1 हफ्ते पहले, 10 दिन पहले, जब हमारे को पता चलता है शूटर का कि इसका मैच इतने बजे, तो उसी टाइमिंग से हमें उसको प्रैक्टिस करवानी चाहिए, ताकि वो उस माहौल में डल जाए, उसको कुछ नया ना लगे। वो टाइम जोन, वो माहौल हमें पूरा प्रोवाइड करवा के देना है शूटर को, ताकि उसको लगे कि नहीं, कुछ नया नहीं है। नेक्स्ट प्लीज। गुड इवनिंग सर, मैं रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ।
हाँ रोबिन। सर मेरा एक ये क्वेश्चन था कि जैसे हम अगर कोई ट्रेनिंग प्रोग्राम बनाते हैं किसी का, बच्चे का अपने, तो मान लीजिए हम उसका हर दिन का कुछ प्रोग्राम बनाया हुआ है हमने, उसको मान लीजिए आज का उसका टारगेट है कि उसे 100 में से 98 का टारगेट आज अचीव करना है या 97 का अचीव करना है, तो वो मतलब है भी कैपेबल, उतना मारता है, बट वो उस दिन वो नहीं कर पाता उतना अचीव, जब वो बार बार प्रैक्टिस वगैरह नहीं कर पा रहा, तो हमें फिर क्या उस टारगेट को कम करके एट द एंड ऑफ द डे वो कंप्लीट करवा के ही भेजना चाहिए, या उसका दिन ऐसे खत्म करके उसको भेज देना चाहिए, नेक्स्ट डे आना देना चाहिए? नहीं देखो, आपने गोल दिया उसको, मान लो आपने उसको स्कोरिंग का गोल दे दिया, टारगेट दे दिया कि भाई तू 98 का कार्ड तुझे फिनिश करना है, तो वो काबिलियत है उसमें, इसके लिए आपने दिया होगा शूटर से। मतलब कि गोल का क्या होता है, गोल शूटर की थोड़ा सा उसमें रजामंदी होनी चाहिए कि शूटर उसके लायक है या नहीं। आप बोलो है, तो आपने पीछे बैठ के ये नहीं देखना कि शूटर मारा नहीं मारा, आपने ये देखना है कि शूटर गलती क्या कर रहा है। अगर वो नहीं मार पा रहा तो क्या स्कोरिंग में ज्यादा घुस रहा है, अपने बेसिक फंडामेंटल्स को छोड़ रहा है, या आपने मॉनिटर का मुंह घुमा दिया कुछ देर के लिए। क्योंकि अगर गोल बिना अचीव किए हुए अगर शूटर को भेज दिया तो शूटर का थोड़ा मोरल डाउन होगा। तो जरूरी है कि आप उस गोल को अचीव करवाओ, भले आप उसको थोड़ा सा आप देखो कि वो गलती क्या कर रहा है, टारगेट फोकस कर रहा है, ट्रिगरिंग ठीक से नहीं ला रहा। थोड़ा सा आप उसको गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हो सकता है वो टाइमिंग ज्यादा ले रहा हो, तो कुछ ना कुछ चीजें बेसिक फंडामेंटल्स में कुछ ना कुछ चीजें बेसिक चीज छोड़ रहा होगा। अगर आप गौर से देखोगे आपको पता चलेगा। तो उसका स्कोरिंग से ध्यान उठाने के लिए आपने मॉनिटर को घुमा देना है या मॉनिटर बंद कर देना है कि चल भाई अभी तू 10 शॉट फायर कर, ताकि उसका एक जो कॉन्फिडेंस है वो बिल्डअप होता रहे और उसको लगे कि हाँ यार मैंने गोल अचीव किया, भले ही चाहे मॉनिटर को ना देख के किया हो, लेकिन गोल अचीव किया है। तो इस हिसाब से करा सकते हैं। अगर फिर भी नहीं करा था आप थोड़ा उसका मतलब कि चल यार आज तेरे को 97 का कार्ड अचीव करना है, चल ठीक है, तो 98 का नहीं कर पा रहा, 97 का तो पक्का करना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं तो हमने स्कोरिंग के साथ साथ ज्यादा ध्यान देना चाहिए टेक्निकल गोल के ऊपर। कि लड़के को हमने शुरुआत में ये देखना है कि अभी तेरा 1 वीक का गोल होगा भाई ट्रिगरिंग का, कि ट्रिगरिंग तूने एकदम परफेक्ट करना है। उसके साथ साथ आपने साइड का भी ले लिया, फिर ग्रिपिंग का ले लिया, ऐसे मतलब एक एक चीज को आप रिसाइकिल करते रहेंगे तो लड़का एक एक चीज को में परफेक्ट होते होते उसकी जो पूरी टेक्निक है वो पूरी परफेक्ट हो जाएगी। नेक्स्ट थैंक यू सर, नेक्स्ट थैंक प्लीज। यू सर। रोबिन आपको समझ आ गया? यस मैम, थैंक यू सर। और नेक्स्ट प्लीज पूछिए, नेक्स्ट कोई क्वेश्चन पूछना चाहता है? या अंकुर गो अहेड। गुड इवनिंग मैम। आप पूछिए सर से। सर मेरा क्वेश्चन है, जो आपने बताया है कि पिस्टल शूटर का रीड में जो कर्व आ जाता है, अगर वो आ चुका है और उसको किस तरीके से ठीक किया जा सकता है बचेगा? ओके उसमें क्या है, हमें एक तो स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी, प्लस लेफ्ट हैंड से भी वो चीजें मतलब कि हमने एक्सरसाइज शुरू करवानी पड़ेगी। अगर शूटर राइट हैंड से प्रैक्टिस कर रहा है, मान लो पूरा 1.5 घंटा उसने या 2 घंटा प्रैक्टिस की है, तो जरूरी है कि कम से कम आधा घंटा या 20 मिनट लेफ्ट हैंड से भी, चाहे बॉल होल्डिंग करे या नॉर्मल फुट टुगेदर करके बैलेंसिंग एक्सरसाइज हो जाएगी, प्लस हाथ की भी एक्सरसाइज होगी, वो जरूरी है। प्लस जब स्ट्रेंथिंग एक्सरसाइज करेगा, थायरा बैंड से एक्सरसाइज करेगा, तो उसमें दोनों हैंड से प्रॉपर तरीके से एक्सरसाइज करेगा। उसमें किसी एक आदमी की राइट हैंड से पूरी एक्सरसाइज कर रहा है और लेफ्ट हैंड से बिल्कुल नहीं कर रहा, वो गलत है थोड़ा सा। जिसमें फ्लैंक एक्सरसाइज भी आ गई और मसल्स की एक्सरसाइज करेगा, तो भी क्या है कि धीरे धीरे वो करेगा तो 2-3 महीने में जाके वापिस हल्का हल्का रिकवरी आना शुरू हो जाएगी। और जरूरी है कि हम शूटर को अगर अभी से अगर करवाना शुरू कर देंगे तो ये प्रॉब्लम ही नहीं आएगी। सर अभी जो डॉक्टर बोलते हैं ना, उसको बताते हैं कि आपका स्लीप डिस्क हो चुका है, L4 L5 में आपका थोड़ा 4.5 mm का गैप बन रहा है, वो चीजें कुछ करके जिससे उसको लोअर बॉडी में थोड़ा पेन भी फील हो रहा है, तो उसके लिए अभी क्या होना चाहिए? देखो इसके लिए आपको फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में अगर आप एक्सरसाइज करवाओगे उस एथलीट को, देखो एज ए कोच हमें सब चीजों का पता होना चाहिए। तो हल्का फुल्का साइकोलॉजिस्ट भी हो गए, फिजियोथेरेपिस्ट भी हो गए और टेक्निकल तो होंगे होंगे। लेकिन अगर एथलीट को प्रॉब्लम आ गई, कुछ लग रहा है कि नहीं अभी इसको जरूरी है कि हमें एक, चाहे वो साइकोलॉजिस्ट को दिखाना हो, साइकोलॉजी अगर टाइप की प्रॉब्लम है, और अगर फिजिकल टाइप की प्रॉब्लम आ गई तो पक्का हमें फिजियोथेरेपिस्ट से दिखाना चाहिए। उसमें फिर हमने
खुद में इतना इन्वॉल्व नहीं होना है कि अभी प्रॉब्लम छोटी है फिर वो ज्यादा प्रॉब्लम हो जाए। तो आप अच्छा होगा कि उसको एक अच्छे फिजियोथेरेपिस्ट के अंडर में उसकी एक्सरसाइज और वो करवाएं, स्ट्रेंथ एक्सरसाइज वगैरह वो अपने आप करवाएंगे, उनको दिखाएं आप। जी ओके सर, थैंक यू। जी हेलो। हाँ जी। हाँ सर, अगर कोई राइफल प्लेयर है, उसका एक ही मतलब राइट हैंड प्लेयर है और उसका बैक पेनिंग होता है, तो उसके लिए क्या हमने लेफ्ट साइड भी प्रैक्टिस करना चाहिए राइफल प्लेयर में? अगर पिस्तल प्लेयर में कर सकते हैं कि चलो पिस्तल राइट हैंड से पकड़ा था फिर लेफ्ट हैंड से प्रैक्टिस किया, तो वैसे राइफल में भी होना चाहिए क्या? नहीं, बैक पेन देखो, पिस्टल प्लेयर का क्या होता है कि पूरा हाथ पूरा लोड उसके शोल्डर पे आ रहा है, बाद में बॉडी पे आ रहा है। लेकिन राइफल का क्या होता है कि मैक्सिमम जो वेट है वो उसके बैक पे आता है। तो जरूर उसके मतलब लेफ्ट शोल्डर पे आ रहा है, लेकिन इतना वेट नहीं आ रहा क्योंकि वो यहाँ पे सपोर्ट ले रहा है तो वो बॉडी पे आ रहा है वापिस। तो इतना जरूरी नहीं जितना पिस्टल में जरूरी है, उसके लिए बैक पेन। मेरा एक सॉरी टू इंटरप्ट यू हियर। जी हाँ, कर सकते हैं वो, अगर राइट हैंड शूटर है राइफल में भी तो लेफ्ट से भी वो उस टाइम पे कर सकता है, वाइस वर्सा कर सकता है। लेकिन पिस्टल में जैसे ज्यादा बता रहे हैं हिम्मत सिंह जी, राइफल में भी कर सकते हैं, लेकिन पिस्टल में ज्यादा रिक्वायरमेंट होती है राइफल के कंपैरेटिवली। लेकिन राइफल में भी करने पे कोई हार्म नहीं है। ओके, थैंक यू मैम, थैंक यू। और बैक पेन के लिए आपको बैक की एक्सरसाइज करवानी पड़ेगी। ओके सर। तो ये नहीं कि बैक आप पेन अगर, के लिए तो करें। हाँ जी मैम, मतलब उसमें ये नहीं कि अगर आपने लेफ्ट हैंड से और राइट हैंड से करवा रहे हो तो बैक पेन में कंट्रोल आ जाएगा, नहीं, बैक पेन में आपको बैक की एक्सरसाइज भी करवानी पड़ेगी। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि फिजिकल बहुत जरूरी होता है एक लेवल तक, मतलब ज्यादा वो नहीं, लेकिन एक लेवल तक फिजिकल की जरूरत होती है एक शूटर को। थैंक यू सर। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हेलो हेलो, गुड इवनिंग सर। हाँ सर जैसे आज मॉर्निंग में बताया गया था वो लेसन प्लान वाला, जो आपने सुबह जैसे बताया ना सर, वो अलग अलग उनको ब्लॉक वाइज या ऐसे ऐसे बनाना है। तो ये क्या सर, जैसे लेसन प्लान हम बनाते हैं वो तो पर्टिकुलर स्किल बेस बनाया जाता है, जैसे हमारे को ऐसे फिजिकल एजुकेशन में जो हम बनाते थे तो पर्टिकुलर स्किल के ऊपर, और ये जैसे था ये तो ओवरऑल एक जनरल मतलब सर जैसे बनाया था उस पैटर्न में पूरे मतलब एनुअल ईयर का या पर्टिकुलर कंपटीशन टाइम से पहले का या वैसा। तो लेसन प्लान डिफरेंट है या ये कोचिंग प्लान अलग है सर? दोनों में क्या मतलब क्या सिस्टम है सर, थोड़ा सा बताएंगे सर? देखिए सर, ऐसा है, आप अगर अभी एक पार्ट और बचा हुआ है लेसन प्लान का, आप कल का भी देखोगे तो आपको थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाएगा। दूसरा, आप बोलो कि इसमें लगभग सब कुछ मतलब शामिल किया गया है, ये बोल रहे हैं ना आप? जी जी जी, मतलब जैसे इसमें तो ओवरऑल एक मतलब ईयरली प्लान या पर्टिकुलर मतलब वो मतलब जैसे बोलते हैं ना सर वो पूरा कंप्लीट जैसे प्लान बनाया, और पर्टिकुलर जैसे लेसन प्लान तो जैसे एक स्किल प्लान होता है सर, मतलब पर्टिकुलर कोई इंडिविजुअल जैसे आज की क्लास ले रहे हैं तो उस क्लास से पहले की प्रिपरेशन करके जाते हैं, उसको लेसन प्लान या ये कोचिंग प्लान अलग होता है सर ऐसे? नहीं नहीं, लेसन प्लान ये होगा कि आपकी प्लानिंग क्या है, कि जो आप ट्रेनिंग साइकिल चला रहे हैं या तो आप नेक्स्ट कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग क्या है, उसके लिए आपने क्या लेसन प्लान बनाया अपना। मतलब अकेले लेसन प्लान वो नहीं है पूरे, मतलब कि आपका हो सकता है आपने ट्रेनिंग साइकिल 30 दिन का चलाया या 40 दिन का चलाया, कि वो कंपटीशन फेज आएगा तो उस दौरान उस शूटर का कंपटीशन आ रहा होगा, वो उस दौरान कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा होगा। तो इस हिसाब से हम पूरा प्लानिंग मतलब कंपटीशन से लेके माइनस में आते हैं कि मैंने कितने दिन कौन कौन से फेजेज चलाने हैं, कौन कौन सी ट्रेनिंग करवानी है। आप शायद बीपीएड कर रहे हैं, उसमें जो लेसन प्लानिंग की आप बात कर रहे हैं वो डिफरेंट होता है कि क्लास को किस तरह से डिवाइड करके कैसे कैसे सब्जेक्ट वाइज करना होता है। इसमें ये कोचिंग होती है, तो कोचिंग में इसमें चारों एक्सपेक्ट ध्यान दिए जाते हैं, टेक्निकल, टैक्टिकल, फिजिकल एंड साइकोलॉजिकल स्किल के साथ। तो आप उसके साथ इसे मर्ज मत करिए। आपका जो बीपीएड कर रहे हैं, एमपीएड कर रहे हैं, उसकी प्लानिंग जो हो रही है वो कोचिंग की, वो फिजिकल एजुकेशन वाली है। इसमें आप कोचिंग शूटिंग की जो कर रहे हैं उसमें 4 टेक्निकल एक्सपेक्ट को लेके आप प्लान करते हैं कि मुझे 1 मंथ, 3 मंथ, 4 मंथ, 6 मंथ या 1 ईयर का प्लान कैसे करना है और कोर्स को किस तरह से डिवाइड करना है। अंडरस्टैंड? आई थिंक आपको समझ आ गया होगा।
एनी अदर क्वेश्चन प्लीज? जय हिंद सर। एक है ना वो पीपीटी इसकी एक मैम अगर अरेंज हो जाए ना इसकी पीपीटी, एक भी सर ने बनाए होंगे ना लेसन प्लान, एक कोई फोटो वगैरह, तो उससे आइडिया हो जाएगा मैम हमें, उस तरीके से हम भी बना सकते हैं ना मैम। कितने सिंपल वे में बताया है आपको, 3 महीने का प्लान बताया है कि कंपटीशन से पहले कैसे बनाना है। आप अपने शूटर के लिए गोल रखिए कि उसको इंटर स्कूल खिलाने जा रहे हैं या स्टेट खिलाने जा रहे हैं, कितने दिन की ट्रेनिंग कराएंगे हफ्ते में, उसे क्या क्या कराएंगे, उसी को डिवाइड कर लीजिए सिंपल वे में। ओके मैम। और एक मैम सर ने है ना इसमें 3 वो जैसे फेस बताए थे, जैसे एक तो स्ट्रेंथ का, फिर वो प्रिपरेशन का, और एक एंड्योरेंस वाला, और एक कंपटीशन फेज। तो तीनों के हम एक अलग भी मैम, एक तो इकट्ठा बना सकते हैं और एक एक इनका अलग पार्ट करके बना सकते हैं मैम, इस तरीके से भी कर सकते हैं मैम। ये अभी आपको हिम्मत सिंह जी बताएंगे कि प्रिपरेटिव पीरियड, ट्रांजिट पीरियड और कॉम्पिटिटिव पीरियड का थोड़ा सा इनको, ये कल भी मेरे ख्याल से ये कल वाले लेसन में आना था, हिम्मत सिंह जी शायद ये कल के उसमें आना था, लेकिन फिर भी इनको थोड़ा सा ब्रीफ कर दीजिए। जी मैम। नहीं मैम, ये इसको मैं जो फेजेज हैं इनको मैं खुल के बताऊंगा कल, आप अच्छे से समझ पाएंगे कि कौन से फेज में क्या, कौन कौन से हम वर्क करा सकते हैं और कितने दिन के लगभग होने चाहिए। अगर एक फॉर एग्जांपल अगर मैंने 90 दिन का लेके चल रहा हूं मैं, तो 90 दिन में मैंने प्रिपरेशन फेज कितने दिन का रखा है, एंडोरेंस कितने दिन का रखा है और क्यों रखा है, वो सब चीजें आपको कल क्लियर हो जाएंगी। अगर कल सुबह क्लियर नहीं होती है तो शाम को मैं आपको समझाने में थोड़ा आसानी रहेगी, क्योंकि आपकी क्लास चल चुकी होगी कल सुबह उस बारे में। ओके सर। सर जैन सर, एक सवाल था मेरा। सर मैक्सिमम टाइम क्या होता है, जो कई बार इंटरमीडिएट जो शूटर होते हैं वो क्या करते हैं कि सेम गलती नहीं दोहराते हैं, मतलब वो आज कुछ और गलती कर रहा है, कल अपने दिमाग में कुछ और चेंज करके आता है, कुछ और गलती करता है, तो उसको कोच को उसको उस गलती को पकड़ पाना बहुत मुश्किल हो जाता है सर। तो उस टाइम पे क्या किया जाए सर, उसको कोई प्रोग्राम देके उसको गलती को पकड़ा जाए या कैसे पकड़ सकते हैं सर? देखिए ऐसा है कि गलती मानता हूं कि आज कुछ कर रहा है, कल कुछ और कर रहा है, लेकिन आप अगर उसका एक पैटर्न बनाएंगे तो आप देखेंगे वो 5 या 7 दिन बाद में वापस उस गलती को दोहरा रहा है। मतलब गलतियां इतनी नहीं है कि वो मतलब कि 1 महीने में या 20 दिन 25 दिन तक उसका नंबर नहीं आ रहा। आप देखोगे, अगर आप पैटर्न बनाओगे शूटर के पीछे, अगर आप 1 हफ्ता देके देखोगे तो आप देखोगे कि उस गलती को 1 हफ्ते के अंदर 2 या 3 बार दोहरा रहा होगा। तो आप उसमें फिर ये देखो कि मेजर फॉल्ट कहाँ हो रहा है और उससे नुकसान क्या हो रहा है शूटर को। एक तो नॉर्मल हो रहा है कि चलो कॉलिंग अच्छी आ रही है शूटर की, लेकिन फॉलो थ्रू थोड़ा कम कर रहा है। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कम सुधार लूंगा, जरूरी है फॉलो थ्रू करना, लेकिन कॉलिंग इसकी परफेक्ट आ रही है कि जहां शूटर सोच रहा है बता रहा है वहीं पे गोली मिल रही है। तो और क्या हो सकता है, क्या कहाँ दिक्कत आ रही है, कहीं ट्रिगरिंग में जर्किंग आ रही है या साइटिंग में आ रही है, या फिर इसका मतलब कि पोजिशन या स्टांस में कुछ दिक्कत आ रही है। तो वो चीजें आप देखोगे तो आपको पक्का पता चलेगा कि एक कॉमन चीज होगी जो कंटिन्यू वो चीज कर रहा होगा, गलती कर रहा होगा उसके ऊपर। ओके सर, थैंक यू। कोई और क्वेश्चन किसी ने पूछना है? और जो गलती की बात आप कर रहे थे कि आपका शूटर हर रोज नई नई गलतियां करता है, आप पहले उसे एक टाइम पे एक प्लान दीजिए, एक टाइम पे एक पे फोकस करना सिखाइए। सपोज अगर आप ट्रिगरिंग पे काम कर रहे हैं तो पहले 1 हफ्ता उसे सिर्फ ट्रिगरिंग पे ही फोकस कराइए, एक ही टेक्निक पे उसे देखिए, जब तक वो रिफाइंड ना हो जाए तब तक दूसरी टेक्निक पे मत ध्यान करवाइए, स्कोर ओरिएंटेड मत कराइए, सीक्वेंस वाइज एक एक टेक्निक को रिफाइंड कराइए। उसे बोलिए आज का टास्क तुम्हारा ये, आज इस पे तुमने ये काम करना है। आज जैसे ट्रिगरिंग पे दिया, दूसरे दिन उसको सिर्फ पोस्चर पोजीशन पे दिया, तीसरे दिन उसको फॉलो थ्रू पे दिया। तो 2-2 3 दिन का ऐसे प्लान दीजिए उसे, फिर इकट्ठा करके दीजिए, फिर देखिए वो जहां गलती कर रहा है पहले वाले में उसको वहीं सुधार करिए। ठीक है मैम। ये ठीक है ना हिम्मत सिंह जी? हाँ नहीं, बहुत बढ़िया बताया आपने, सही है। क्योंकि टेक्निकल गोल हम शूटर को देते हैं, आगे मैं बताऊंगा, कल इसमें कवर करेंगे हम, कि एक वीकली गोल हो गया कि शूटर के पास, जैसे अगर बिगनर शूटर है या इंटरमीडिएट तो हम अपनी तरफ से देख सकते हैं कि तू ये गलती कर रहा है, लेकिन अगर एलिट शूटर है तब हम उसे शेयर भी कर सकते हैं कि हाँ भाई हम अगले हफ्ते किस चीज पे वर्क करने जा रहे हैं। तो अगर उसने बोला है कि मैं ट्रिगर और साइड पे करूंगा, तो मंडे से हमने शुरुआत की
तो वेडनेसडे या फिर सैटरडे, अगर आपको लग रहा है कि नहीं एक हफ्ते इस पे वर्क करवाना है, मुझे टाइम है, तो हम उसका फीडबैक लेंगे। फिर वो डायरी मेंटेन कर रहा होगा, उसको भी देखेंगे, प्लस शूटर से फीडबैक लेंगे, हाँ भाई कितना इंप्रूवमेंट है, प्लस मैं अपनी नजरों से देखूंगा कि शूटर ने उस चीज पे इंप्रूवमेंट किया है कि नहीं किया, ताकि नेक्स्ट वीक मैं गोल वही रखूं या चेंज करूं। अगर उसने अचीव कर लिया है तो मैं अगला गोल चेंज कर दूंगा। नहीं तो ऐसा भी होता है कि मान लो मैंने एक वीक दिया है ट्रिगर के ऊपर कि भाई तुझे एक वीक में ट्रिगर को क्लियर करना है, लेकिन हो सकता है शूटर नहीं कर पा रहा, तो मुझे अगले वीक के भी 2-3 दिन देने पड़ सकते हैं नेक्स्ट गोल देने से पहले। तो गोल लचीलापन भी होता है इस मामले में। उसमें फिर आप शूटर का वो ट्रिगर पे ही काम कर रहे हैं तो देखेंगे ट्रिगर की फिंगर प्लेसमेंट कहाँ है, ट्रिगर का वेट कितना है, ट्रिगर आगे है कि पीछे है, कितने स्लैग पे कर रहा है, जर्क तो नहीं दे रहा है। तो आपको भी सिर्फ उसी पे फोकस करना है और शूटर को भी सिर्फ ट्रिगर पे ही उस टाइम पे फोकस करना है। एक टाइम पे एक चीज, एक टेक्निक पे फोकस कराएंगे, तब वो ज्यादा बेटर रहेगा। नेक्स्ट प्लीज। किसी और का कोई क्वेश्चन है तो पूछिए प्लीज। सर ये जो ये अपन बना रहे हैं, इंडिविजुअल प्लान बनाते हैं या ये कंबाइंड सभी का साथ में बनाते हैं? ऐसा है, अगर कंबाइंड में हम तब बना सकते हैं जब एलिट शूटर का अलग बैच, इंटरमीडिएट का अलग और बिगिनर का अलग। मतलब कि कंबाइंड हम ये नहीं बना सकते कि वो ही चीज हम एलिट पे लागू कर रहे हैं, वो चीज हम बिगिनर शूटर पे लागू नहीं कर सकते, क्योंकि बिगिनर शूटर को हम अच्छे से बेसिक फंडामेंटल लेके चलना पड़ेंगे। उसको नहीं पता है शूटिंग के बारे में पूरा, तो हमें बेसिक चीजें पूरी पकड़नी पड़ेंगी। लेकिन वो बेसिक चीजें हम एलिट शूटर पे इतना फोकस नहीं करेंगे, क्योंकि हमें उसकी मोटी मोटी चीजें देखनी पड़ेंगी कि उसका बेसिक क्लियर है, बस थोड़ा सा रिफाइन करवाना है बस एलिट शूटर को। तो इसलिए है कि सेपरेट बैचेस। जी 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 सर। हाँ, कैटेगरी वाइज हमें अलग अलग ग्रुप के हिसाब से हमें इनके प्रोग्राम बनाने पड़ेंगे। जी जी सर, थैंक यू सर। एनी अदर क्वेश्चन? आज का आपका, जैसे सर ने कहा कि ट्रेनिंग प्लान कैसे बनाते हैं, ट्रेनिंग प्लान में क्या क्या चीजें होनी चाहिए। सबसे पहले आप शूटर्स की उसके वीक पॉइंट, उसके स्ट्रेंथनिंग पॉइंट सब नोट करके रखिए, कहाँ कहाँ उसको जरूरत है, उसकी बेसिक पे जाइए पहले। ट्रेनिंग प्लान में उसमें किस तरह से देना, उसको फिजिकल कितना देना है, टेक्निकल कितना देना है, टैक्टिक्स कितना देना है, और साथ के साथ उसकी मेंटल ट्रेनिंग भी साथ के साथ करते रहिए। उससे बातचीत करिए, उसके साथ देखिए कि वो ट्रेनिंग करके आता है उसी टाइम उसकी प्रॉब्लम क्या है, उसको सॉल्व करिए, डायरी मेंटेन कराइए। इससे रिलेटेड कोई और क्वेश्चन पूछना है आज से तो प्लीज गो अहेड, नहीं तो फिर हम सोचेंगे कि आप सबको आता है, समझ आ गया। कल मिले फिर। मैम एक क्वेश्चन था मैम। हाँ गो अहेड प्लीज। मैम गुड इवनिंग, रॉबिन शर्मा बोल रहा हूँ। सर ये जो आपने सीक्वेंस ऑफ मेकिंग ट्रेनिंग प्लान बताया था, उसमें हमारा था पहले टाइम प्लान, ब्लॉक सिलेबस, फिर थर्ड जो ऐसा डिटेल सिलेबस। डिटेल सिलेबस में क्या था सर, एक बार रिपीट कर दें सर। मैंने जो ये पार्ट फोर्थ है, ये एक्चुअली मैं इसको कल अच्छे से कवर करूंगा, तो आप इसको अच्छे से समझ पाएंगे डिटेल सिलेबस क्या है, फिर उसके वीकली वर्क चार्ट में कैसे बना रहा हूँ, फिर वीकली चेक शीट और वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम किस हिसाब से बनाना है। ये जो पूरा है मतलब टाइम प्लान से लेके और वीकली ट्रेनिंग प्रोग्राम तक किस हिसाब से कैसे बनाना है, वो कल थोड़ा सा आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। ओके सर, ओके। क्योंकि ये एक के ऊपर एक कड़ी है, तो इसलिए मैं थोड़ा सा निकल गया था, फिर मैंने सोचा कि नहीं अभी मैं नहीं कवर कर पाऊंगा, तो इसको कल कवर करेंगे। ठीक है सर, ओके, थैंक यू सर। अभी सब आप अपनी डायरी में लिख लीजिए और अच्छे से पहले जो आज का ट्रेनिंग प्लान है इसे पढ़िए, इसे समझिए, डायरी में नोट करके रखिए क्वेश्चन। कल जब सेकंड पार्ट ये कराएंगे हिम्मत सिंह जी, उसके बाद जब डिस्कशन क्लास होगी तब आप पूछ सकते हैं। ओके जी मैम, वो मेरी एक हम्बल आगे वाला रिक्वेस्ट है, पढ़ने का प्रयास किया, वो समझ में नहीं आया। सर ने आज पढ़ाया उतना तो मैडम समझ में आ गया, आगे वाला जो जी उससे आगे वाला जो है वो थोड़ा टफ लगा मैडम, वो थोड़ा समझ में नहीं। उसके लिए अभी इतनी जल्दी मत खाइए ना हर चीज एकदम सारी, कल के लिए वेट करिए। जो आज तक का कराया गया उसको पहले समझिए, आप भी डायरी में उसे नोट करिए, बनाइए प्लान। आज का समझ में आ गया तो कल का भी आ जाएगा। हाँ,
मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सबसे, ध्यान से सुनिए सब। ग्रुप का जिन्होंने मुझे मैसेज भेजा था और मैंने ओके कर दिया है, तो समझो उसका ग्रुप ओके हो गया है। 31 तारीख को आपको लिस्ट मिल जाएगी फाइनल। ध्यान से सुनिए, 31st को, ध्यान से सुनिए सब, 31st को आप सबको अपने ग्रुप की फाइनल लिस्ट मिल जाएगी। और बार बार ग्रुप चेंज मत कराइए। जिन्होंने अब तक मैसेज दे दिया और जो रिक्वेस्ट डाली है, मैंने रिक्वेस्ट भेज दी है, आपके 30th या 31st को लिस्ट आउट हो जाएगी। नंबर 2, आपकी टी शर्ट के लिए गूगल शीट में कल डालूंगी, उसमें आप अपने साइज डाल दीजिएगा, जैसे 40, 42, 38 टी शर्ट साइज। और जिसका डबल एक्सएल आता है 44, हेल्दी है तो वो 44 भी डाल सकते हैं, डबल एक्सएल, ट्रिपल एक्सएल, क्योंकि इनके साइज थोड़े छोटे होते हैं। ध्यान से डालिएगा साइज। 1 का कॉस्ट है 575 रुपीज। और मेरे पास अभी किसी ने कोई पैसा तो नहीं डाला, मेरा व्हाट्सएप नंबर ये नहीं चलता है, उस पर मैं ऑनलाइन पेमेंट नहीं लेती। आप 5 ग्रुप बनाएंगे, लीडर बनेंगे। ग्रुप ए का लीडर जो होगा वो पैसे अपने कलेक्ट करेगा, वो मुझे बताएगा कितने नंबर ऑफ टी शर्ट चाहिए। आप अपने 5 ग्रुप बना, होगी अपनी गल। मैम आवाज नहीं आ रही मैम। मैम आवाज नहीं आ रही है। और बार बार आप परेशान हो मत होइए, मेरा इस ग्रुप में चेंज करिए, उस ग्रुप में चेंज करिए। जिनका हो गया वो आपको 30th को मिल जाएगा। मैम 1 क्वेश्चन करना है। क्या पूछिए? पूजा बहुत पूछती हैं, आप बोलो। मैम वो 5 ग्रुप का पेमेंट फिर इकट्ठा करके आपको ट्रांसफर कर देना है? नहीं, आप में से एक ग्रुप लीडर होगा जो दिल्ली आएगा, तब वो कलेक्ट करेगा उनसे। ओके मैम। कोई ऐसे नहीं कलेक्ट करेगा, किसी को ऐसे भेजना नहीं है। अपना ग्रुप बनाइए पहले। मैम हम लोग गर्ल्स का बना के मैंने गर्ल्स का बना के रखा है। तो ठीक। मैम वॉइस कट हो रही है आपकी। मैम आपकी वॉइस कट हो रही है। अभी आ रही है? यस हाँ मैम, अभी अब आ रही है। क्लियर आई मैम। अच्छा सुनिए, ये कह रही हूँ,